जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी महामैराथन क्लास। दोस्तों, सभी एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने से आपका जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस यानी जो भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, हिंदी का पोर्शन इस वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 22 टॉपिक को देखेंगे, 22 टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि ये 22 वीडियो आपको छोटे छोटे पैटर्न यानी 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आपको देखने के लिए मिले, और 2200 वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हिंदी का पोर्शन आप खुद देखेंगे कि आपका बिल्कुल पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। ये कौन कौन से 22 टॉपिक होंगे, आइए जल्दी जल्दी हम लोग पहले टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद से जो हमारा आज का वीडियो होगा, पहला भाषा तथा व्याकरण। दोस्तों, जो टॉपिक है ये पहला आपका भाषा तथा व्याकरण होगा, दूसरा वर्ण तथा ध्वनि होगा, वर्ण तथा ध्वनि विचार होगा, तीसरा शब्द विचार, चौथा संज्ञा, पांचवा आपका दोस्तों देखेंगे 5वां नंबर पर संग सर्वनाम तथा विशेषण, छठा है आपका क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण, सातवां आपका संधि है। 8वां नंबर पर हम लोग देखेंगे लिंग वचन तथा कारक को हम लोग देखेंगे, समास देखेंगे, पर्यायवाची शब्द देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 13 नंबर पर श्रुति समय भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युग्म देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे, मुहावरे एवं उसका प्रयोग देखेंगे, लोकोक्तियां एवं कहावतें देखेंगे, वाक्य रचना, शब्दों में सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां, रस, छंद तथा अलंकार, हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकर, अपठित गद्यांश, और जितने भी व्याकरण के पोर्शन होंगे दोस्तों, व्याकरण के पोर्शन को जो भी इसमें छूटेगा सारे के सारे हम लोग 22 जो वीडियो बनेगा इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। अगर बीएड एंट्रेंस या कोई भी हिंदी से संबंधित आपका टॉपिक या कोई आपका एग्जाम है तो ये उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला टॉपिक है दोस्तों भाषा तथा व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हिंदी भाषा का विकास, यानी जो हिंदी है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी, ठीक है। वन वन लाइनर जो आपका प्रश्न बनता है उसी के तरीके से ये पेपर तैयार किया गया है, ये पीडीएफ आपका तैयार किया गया है। दोस्तों, जैसे भारत में 4 भाषा परिवार है, हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में कितनी भाषा परिवार है, तो भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला आपका है दोस्तों भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है आस्ट्रिक परिवार, और चौथा जो है चीनी तिब्बती परिवार। यानी कहने का मतलब जो भारत में 4 भाषा परिवार है उसमें भारोपीय के अंतर्गत हिंदी आता है, ठीक है। और हिंदी दोस्तों ये देखेंगे तो 73% लोग बोलते हैं, ठीक है। भारोपीय परिवार में 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ आप देखेंगे 25% लोग बोलते हैं। आस्ट्रिक जो है 1.3% लोग बोलते हैं, और चीनी तिब्बती देखेंगे लोग यानी 0.7% लोग बोलते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगर देखेंगे तो सब अच्छा से भारोपीय परिवार हिंदी भारोपीय परिवार का हिंदी है भाषा, और हिंदी लोग 75-73% लोग बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसी में हम लोग देखेंगे भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यानी भाषा परिवार के आधार, अभी हम लोग भाषा जो परिवार था 4 परिवार पढ़े जिसमें भारोपीय पहला था, और 73% लोग क्या करते हैं कि हिंदी भाषा को बोलते हैं। वही है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट दोस्तों हिंदी का विकास क्रम, यानी अगर देखा जाए तो हिंदी कैसे कैसे आया, पूछ देता है कि जैसे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो प्राकृतिक संस्कृत दोस्तों, संस्कृत से पाली हुई, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों यहाँ पर जो भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसमें आपका 3 होता है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी।
प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल है ये आपका है 1100 ईसा पूर्व से लेके 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। मध्यकालीन हिंदी है आपका 1400 ईसा पूर्व से 1800, और आधुनिक हिंदी दोस्तों 1850 से शुरू होकर के अब तक जो है ये आधुनिक हिंदी चल रही है। अब आता है यहाँ पर भाग 17 राजभाषा। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। राजभाषा, ठीक है, ये भाग 17 में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ प्रश्न लाइन है जो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे अध्याय 1 संघ की भाषा, संविधान का अनुच्छेद 343 यानी 343 के 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये है कि जो हम लोगों का हिंदी है वो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में, यानी जैसे मान लीजिए कि हिंदी तो हो गया, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। ये आपका राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें जो आपका अनुच्छेद है, यानी जो अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे 343 से लेकर के 351 के बीच में संघ की भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित सारे जो नियम हैं आपको बताया गया है, यानी 343 से 351 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे भाषाएं। दोस्तों आपको भी पता होगा कि जो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है कितनी है, तो 22 है। लेकिन सबसे पहले क्या था, तो 14 भाषा थी। 14 के बाद कैसे कैसे इसमें इंक्लूड हुआ, कैसे कैसे भाषा जुड़े, इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो 22 भाषाओं को आप लोग देख लीजिए। पहला है आपका असमिया, दूसरा बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी और संस्कृति। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तमिल, 12 नंबर पर तमिल, 13 तेलुगु, 14 उर्दू। इसके बाद दोस्तों जैसे 14 भाषा थे, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों 15 नंबर की जो सिंधी भाषा थी, सिंधी को 21वां संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि सिंधी को कौन से संशोधन के अंतर्गत, तो सिंधी भाषा को 21वां संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। इसके बाद 3 भाषा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में शामिल किया गया, जिससे क्या हो गया कि 18 भाषाएं हो गई। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 भाषा और सम्मिलित किया गया, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92 जो संशोधन था और 2003 में शामिल किया गया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि जो 92 संविधान संशोधन में कौन कौन से विषय को, कौन कौन से भाषा को इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, तो वो आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये थी, और ये 2003 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे तो भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो गई वो आपकी 22 भाषाएं हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों देवनागरी लिपि। अब भाषा के बारे में हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब देवनागरी लिपि आती है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे होता है दोस्तों, जैसे सबसे पहले उत्तर ब्राह्मी लिपि, ठीक है, उत्तर ब्राह्मी लिपि से आपका गुप्त लिपि का विकास हुआ। उसके बाद आपका सिद्ध मातृका लिपि हुआ, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यानी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, अगर प्राथमिक उत्पत्ति देखा जाए तो उत्तर ब्राह्मी लिपि से ही, यहाँ पर एक प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर ब्राह्मी लिपि से ही सारे जितनी भी लिपियां हैं, सारे लिपि का विकास हुआ है।
ठीक है, यानी उत्तर ब्राह्मी लिपि से ही सभी लिपियों का विकास हुआ है। और ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जैसे आज ये वीडियो नंबर 1 है, इसी तरीके से करके आपको 22 वीडियो क्लियर कराए जाएंगे। और जो हिंदी का पोर्शन है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, 1 से लेकर के 22 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हिंदी का पोर्शन आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये टॉपिक नंबर 1 देख रहे हैं तो चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि सारे के सारे वीडियो आपको सही तरीके से सही समय से मिल सके और आपकी तैयारी क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उच्चारित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम जो भी बोल रहे हैं, अभी हम जो बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो ये कि ये क्या हो गया, ये जो भाव हो गया, विचार जो हम अभिव्यक्त करें, ये भाषा कहलाती है। जबकि लिखित वर्ण संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, इसको लिख दिया गया है, इसको बोल रहे हैं, मौखिक बोल रहे हैं तो ये ध्वनि भाषा हो गई, लेकिन इसको लिख दिए तो ये लिपि हो गई। ठीक है, और भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य। यानी जो भाषा होती है दोस्तों, अभी हम जो बोल रहे हैं इसको आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो ये लिखा हुआ है इसको आप देख रहे हैं तो लिपि हो गई। यानी लिपि को हम लोग देख सकते हैं, भाषा को हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपि होती है ये क्या होती है, ये दृश्यात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ये आप लोग पॉइंट, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि अभी आप लोग पढ़े हैं, उसमें से ये क्वेश्चन जो भी आप पॉइंट वन लाइनर के तौर पर देख रहे हैं, ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, जो कि बौद्ध कालीन है। नेक्स्ट है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। दोस्तों जो अपनी हिंदी है, उसकी हिंदी की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। दोस्तों देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख से मिलता है। दोस्तों अगर ब्राह्मी लिपि देखेंगे तो सर्वप्रथम ये कहाँ से मिलता है, तो अशोक के शिलालेख से हमें ब्राह्मी लिपि मिलता है। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम नरेश जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। यानी जो देवनागरी लिपि है वो सर्वप्रथम नरेश जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। और गुजरात में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। हो सकता है कि पेपर आपसे पूछ दे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम गुजरात में किया गया। गुजरात में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा माना। ठीक है, यानी हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा कब माना, तो ये 14 सितंबर 1949, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि 14 सितंबर 1950 आप लिख दें। ठीक है, तो आप ये 50 न करके 49 आप क्लियर करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री बीजी खेर, यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये श्री बीजी यानी बाल गंगाधर खेर। यहाँ पर तिलक नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि तिलक दे दे तो आप तिलक लिख दें, तो आपका मैटर, आपका ये सवाल 1 नंबर का गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीजी खेर भी हो सकता है या बाल गंगाधर खेर भी होगा। और ये आपका 7 जून 1955 को बने थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक था भाषा, अब व्याकरण से संबंधित हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें व्याकरण से संबंधित भी हम टॉपिक आज लिए थे। लेकिन व्याकरण का जो टॉपिक है ये बहुत बृहद है। अब इसके बाद जो भी हम लोग टॉपिक देखेंगे सारे के सारे व्याकरण से संबंधित और व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। लेकिन हिंदी व्याकरण है क्या, तो हिंदी व्याकरण के जनक, देखिए ये प्रश्न
थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उक्त व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। यानी हिंदी व्याकरण के जनक कौन थे? तो ये आप ध्यान रखेंगे, श्री दामोदर पंडित जी। यानी नरेंद्र मोदी का भी श्री नरेंद्र दामोदर दास दामोदर दास है, तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा कि जो व्याकरण के जनक थे ये श्री दामोदर पंडित जी थे, और जो ये इनकी रचना थी उक्त व्यक्ति प्रकरण, इनके रचना का नाम था। ठीक है। हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ये सारे के सारे वन लाइनर आपको हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में सीधे इस लाइन से आपके सवाल बन सकते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी जो व्याकरण है दोस्तों, इस व्याकरण को 4 खंडों में हम लोग करके इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें से कि आपका पहला है दोस्तों वर्ण विचार के अंतर्गत। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत अभी नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे वर्ण विचार से संबंधित हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग ध्वनि और वर्ण को देखेंगे। ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, पहला। दूसरा है शब्द विचार, ठीक है। तीसरा वाक्य विचार, और चौथा आपका छंद विचार है। तो शब्द विचार के अंतर्गत आपको विविध पक्षों संबंधी नियमों को देखा जाता है, और वाक्य में वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों को देखा जाता है, और छंद विचार में साहित्य रचना के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ये आपका वर्ण तथा ध्वनि विचार होगा। ये आपका दूसरा टॉपिक होगा। इसी क्रम में हम लोग 22 टॉपिक इस हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये जो अभी आप देखें इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर लिंक तो हम देंगे ही देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। लेकिन आप टेलीग्राम पर जा करके आरपी टारगेट एजुकेशन सर्च करेंगे, लोगो आपको दिखाई देगा, उससे जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर इसका जो पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध होता रहेगा, और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।